सच में इस खुले खेत में रसोई करने में गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा, वरना बंद रसोई में तो 4 रोटी चूल्हे में बनाने में भी दिक्कत है। गांव की औरतें बातचीत करते हुए खाना पकाना करती हैं। रसोई की छावनियों पर हरी भरी सब्जियां लगी थी जो गांव वाली बहू की ठंडी रसोइयों को सबसे अनोखा बना रही थी। पर आखिरकार क्या है ये सारा माजरा? क्यों इतनी गर्मी के मौसम में सभी अपना घर छोड़कर इस तरह खुले खेत में रसोई और रहन सहन कर रहे हैं? जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में चलते हैं, जहां कावेरी छप्पर वाले छोटे से कमरे के अंदर चूल्हा लगाकर एक तरफ खाना बना रही है, वहीं एक तरफ पूरा परिवार गर्मी में बेचैन है। अले अले मेरी प्यारी मुनिया क्यों रो रही है? चुप हो जा, चुप हो जा। भाभी लगता है मुनिया को भूख लग गई है। अरे उसे भूख नहीं लगी है, गर्मी लगी है। गर्मी के चलते घर इतना धमक रहा है कि थोड़ी देर चौखट पर ले जा इसे, हवा लगेगी तो चुप हो जाएगी। ओ बहू, अब गर्मी का मौसम चालू हो गया है, थोड़ा जल्दी सुबह उठकर ठंडे ठंडे मौसम में ही रोटी पानी कर लिया कर। अरे पार्वती, रहने दो, बहू की तो आदत बन गई है लेट सवेरे रसोई करने की। एक तो अब की बार गर्मी ने तहलका मचा कर रख दिया है, सुबह खेत पर जाने में भी धूप से शरीर झुलस जा रहा है। थोड़ी देर आराम करने के लिए घर आओ तो घर भी भट्टी की तरह धधकता रहता है। सच में इस बार तो गर्मी ने कदर मचा कर रख दिया है, लेकिन बहू का भी क्या ही दोष है। एक तो बिजली वाले दिन भर बिजली नहीं देते, रात को भी थोड़ी देर के लिए ही देते हैं तो बिजली काट लेते हैं। बच्चे भी इस बेचारी को कहाँ सोने देते हैं, इसलिए उठने में देर सवेर हो जाती है। बहू, जब तक गर्मी का मौसम है तो रसोई बाहर खुले आंगन में कर लिया कर। अभी के लिए तो चूल्हा बाहर लगाकर रोटी बना ले, क्योंकि अब गर्मी बिल्कुल सही नहीं जा रही है। धुआं भी मच गया है घर में। ना चाहते हुए भी कावेरी आटे की पराती लेकर बाहर आ जाती है और ईंट का चूल्हा जोड़कर रोटी बनाने लगती है। हे भगवान, गर्मी के मारे जमीन तो अंगारों की तरह जल रही है, ऊपर से गरम गरम लू भी चल रही है। इस गर्मी के मौसम में तो रसोई करना दुश्वार हो गया है। अगर मेरे पास भी एक पक्की रसोई होती तो खाना पकाने में इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होती। कावेरी की तरह गांव की बाकी बहुओं का भी हाल ऐसा ही था, क्योंकि रसोई के घर में भी पक्की रसोई नहीं थी। कुछ बहुएं खुले में खाना बनाती थी तो कुछ कमरे के छोटे हिस्से में। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से बिजली भी कटी हुई थी। तभी सरिता हाथों में खाने की कटोरी लिए आती है। अरे कावेरी बहन, अभी तक तुम रोटी ही बना रही हो, खेत पर खाना देने नहीं चलना है क्या? धूप और कैड़ी हो जाएगी तो खेत पर से वापस आने में शरीर जल जाएगा। क्या करूं सरिता, एक तो ये बिजली वाले दिन भर बिजली काट लेते हैं, ऊपर से रात में बस मुंह दिखाने के लिए 2-4 मिनट लाइट देते हैं। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, बस ये एक तो रोटी और उतारनी है, फिर चलती हूँ। कुछ देर में कावेरी और सरिता खाना लेकर खेत पर जाने के लिए निकल जाती हैं, जहां उन्हें गांव की बाकी और बहुएं धूप में खेत पर खाना लेकर जाते हुए दिखती हैं। उनके बच्चे भी उनके साथ में थे। अरे मुझे तो लगा था आज रसोई करने में मुझको ही देरी हो गई है, लेकिन तुम सभी मेरे ही नंबर में हो। अरे क्या करें अनीता, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता इतना दूर चलकर खेत पर खाना देने आने को। अरे मगर हम बहुएं कर भी क्या सकती हैं? हमारे मर्द लोग घर पर आकर खाना खाने के लिए राजी भी तो नहीं होते। एक तो इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे बैठकर रोटी सब्जी पकाओ, ऊपर से खेत पर खाना पीना लाने में भी भारी लगता है। धूप भी तो आजकल कितनी कैड़ी हो रही है, पता नहीं बेचारे हमारे पति लोग दिन भर कैसे खेतों में काम करते हैं। सभी बहू आपस में रसोई की समस्या और गर्मी पर चर्चा कर रही होती हैं। तभी टिंकू कहता है, तभी तो कहता हूँ मामी, खेत में खाना बना लो। वैसे भी खेत में कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तुम भी वही खाना बना लेना और हम सब लोग वही गरम गरम खाना खा लेंगे मस्त ठंडी ठंडी हवा में। टिंकू की खेत में रसोई बनाने की बात पर कोई भी बहुएं ध्यान नहीं देती हैं। कुछ ही दिनों में बहुएं खेत पर आती हैं, जहां कुछ के पति खेतों में हल चला रहे थे, कुछ बीज की बुआई कर रहे थे और कुछ खेतों में हरी हरी सब्जियां लग रही थी। भयंकर गर्मी की वजह से हरी भरी सब्जी मुरझा गई थी, जिसे देखकर पिंकी, अरे अरे मेरे प्यारे प्यारे टमाटर ऐसे पीले कैसे पड़ गए? कल तक तो ये कितने हरे भरे लग रहे थे। पिताजी, इस टमाटर को लू लग गई है क्या? अरे बिटिया, धूप ज्यादा हो रही है ना, इसलिए सब्जी मुरझा गई है। तू खाली पैर खेत में क्यों आ गई? पैर जल जाएंगे। जा माँ के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठ जा। अरे पहले तुम भी आकर रोटी खा लो, वरना रोटी सूख जाएगी। अरे बस बस आ गया। विकास खेत छोड़कर नीम के पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठ जाता है, जहां काफी ज्यादा ठंडक थी।
आहा, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब जाकर थोड़ी ठंडक मिली है शरीर में। विकास जैसे ही खाना शुरू करता है तो रोटियां सूख चुकी होती हैं, जिससे उसका मुंह बन जाता है। अरे ये रोटियां क्या तुमने तड़के सवेरे ही बना कर रख दी? देखना सूख कर कैसे पापड़ हो गई हैं, मेरे गले से नीचे नहीं उतरेंगी ये। इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए सत्तू घोल कर ले आती, कम से कम उसे पीकर शरीर में थोड़ी ठंडक तो मिलती। एक तो वैसे ही दिन भर धूप में जलकर खेती बाड़ी करनी पड़ती है, उसमें भी फसल जलकर झुलस रही है। अजी तुम मुझ पर खामखा गुस्सा क्यों उतार रही हो? एक तो इतनी गर्मी में खाना लेकर इतना दूर खेत पर आना पड़ता है। अब चूल्हे की उतरी हुई रोटियां होती हैं तो नरम होती हैं, इतना दूर खेत पर लाना पड़ता है तो खाना ठंडा हो जाता है और रोटियां गर्मी से सूख जाती हैं। अब राय का पहाड़ मत बनाओ, चुपचाप खाना खा लो। इस तरह सरिता उमेश से काफी कहासुनी करती है। खाना खिलाने के बाद सभी बहुएं खाली बर्तन लेकर मौसम थोड़ा ठंडा होने पर घर वापस आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है और अब गांव में बिजली आना बिल्कुल ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले सभी परिवार गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मम्मी मम्मी मुझको पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली हो रही है, गर्मी भी लग रही है। पंखा क्यों बंद कर रखा है? पंखा चालू कर दो ना। बिटिया लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं है कि पंखा चालू कर दूं। कुछ देर जाकर चौखट पर बैठ जाओ, ठंडक मिलेगी। गर्मी में पसीने से तरबतर काजल और पिंकी दरवाजे के आगे बैठ जाती है, लेकिन वहां भी गरम गरम लू चल रही थी। तभी घर के अंदर बैठी सुषमा भी गर्मी से बेचैन होकर कहती है, पता नहीं बिजली विभाग वालों को हम गांव वालों से कौन सी जलन हो रखी है। पहले तो दिन भर लाइन काटते थे तो रात को थोड़ी देर के लिए दे देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही लाइट देना बंद कर दिया है। ऊपर से मौसम में भी थोड़ी ठंडक नहीं है। सच में माँ जी, एक तो इस गर्मी के मौसम ने बड़ा सता रखा है, ऊपर से बिजली वाले भी पिछले एक हफ्ते से लाइट नहीं दे रहे हैं। वही तो बहू, अगर यही गांव की जगह शहर होता तो 2 मिनट के लिए भी लाइट नहीं काटते ये बिजली वाले। खैर बहू, आज खेत में से खरपतवार साफ सुथरा करना है ताकि सब्जियों की फसल अच्छी तरीके से हो सके। मैं खेत पर जा रही हूँ। सुषमा की खेत पर जाने की बात सुनकर काजल और पिंकी भी चलने को तैयार हो जाती हैं। दादी दादी, हम भी आपके साथ खेत पर चलेंगे। खेत में तो कितनी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। अच्छा चलो मेरी प्यारी बच्चियों। तब तपाती गर्मी में तीनों खेत पर पहुंचती हैं, जहां भयंकर गर्मी की वजह से सभी गांव वाले अपना अपना खेत छोड़कर पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे भाग्यवान, इतने धूप और गर्मी में तुम खेत पर किस लिए आ गई? और माँ खुद तो आई, पिंकी काजल को किस लिए लेकर आ गई? बेटा, गर्मी के मारे दोनों बहुत ज्यादा रो रही थी। घर इतना धमक रहा था कि रहा नहीं जा रहा था। खेत में थोड़ी ठंडक है, यहीं पर खेल लेगी। इतनी देर में अमरावती भी अपने पोते टिंकू को लेकर खेत पर आ जाती है। अरे पिंकी काजल, तुम दोनों भी खेत पर आए हो? चलो चलो हम घर घर खेलते हैं। हाँ, मगर धूप में मत खेलना, नहीं तो लू लग जाएगी। दादी, हम तो उस पीपल वाले पेड़ के नीचे बैठ कर खेलते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसी तरह कुछ देर बीत जाती है। जैसे ही धूप थोड़ी कम होती है, गांव वाले अपने अपने खेतों का काम खत्म करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव में गर्मी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव की बहुओं की एक ही कमरे में रहन सहन रसोई करने की समस्या भी सामने खड़ी थी। एक दिन सभी बहुएं शाम के वक्त चूल्हे के लिए ईंधन लेने जा रही होती हैं। हमारे गांव की बहुओं की तो किस्मत ही फूटी हुई है। अरे एक तो इतनी गर्मी के मौसम से मिट्टी के चूल्हे पर खाना पीना बनाओ, ऊपर से इतनी चिलचिलाती गर्मी में लकड़ी चुनने के लिए इतना दूर खेत पर आना पड़ता है। शुक्र करो चंपा की मुखिया जी ने अपनी पूरी जमीन में बसवारी का पेड़ लगवा रखा है, जो हमें आज जलाने के लिए बिना दाम दिए लकड़ियां यहीं पर मिल जाती हैं। वरना जिस हिसाब से एकदम से सिलेंडर का 3 गुना दाम बढ़ा है, हम गांव वाले तो सब भूखे ही मर जाते। हाँ, सही कहा आपने कावेरी दीदी। लकड़ी बीने के बाद सभी बहुएं खेत में ठंडी ठंडी हवा चलती देखकर वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाती हैं। इस खेत में कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। सच में इस खुले खेत में तो बिल्कुल एसी जैसी हवा चल रही है। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से टस्सी मस होने का। अरे अभी तो सांझ ढलने में टाइम है, जाकर रसोई ही तो करनी है। और वैसे भी अभी कितनी कैड़ी धूप हो रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तो चल पड़ेंगे।
सभी बहुएं वहीं खुले खेत में काफ़ी देर बैठकर ठंडी ठंडी हवा में बैठी रहती हैं और शाम ढलते देखकर घर जाती हैं, जहां पर फिर से सभी गर्मी से परेशान होकर रसोई करती हैं। तभी सरिता खाना बनाकर पसीने पसीने होकर अपनी सास अमरावती के पास आती है। माँ जी, खाना बन गया है, आपका खाना निकाल दो। इतने गर्म मौसम में क्या ही खाना खाने का मन करेगा बहू। थोड़ी देर देख लेती हूँ, लाइट आएगी तो थोड़ी पंखे की ठंडक में खा लूंगी। मैं जरा कौशल्या बहन के घर से होकर आती हूँ। गर्मी से परेशान होकर अमरावती अपनी पड़ोसन कौशल्या के घर आती है, जहां बूढ़ी कौशल्या चूल्हे पर खाना बना रही थी। वहीं बगल में दर्शन खटिया बिछाकर बैठा था। और कौशल्या बहन, बनाया नहीं खाना अभी तक? अरे अमरावती बहन, आओ आओ, बस 4 रोटियां पकानी है, इसीलिए लेट से आंच जोड़े। गर्मी में आंगन भी जल रहा है। सच में गर्मी का हाल तो पूछो ही मत। अरे कब तक अपनी रोटी आप ही पकाकर खाती रहोगी? मोहित की बहू को शहर से बुला क्यों नहीं लेती? कम से कम रोटी पानी तो करेगी। बस वो 1-2 दिन में आने वाली है। अनुज बहू को लेकर फिर तो रसोई बहू ही संभालेगी ना। वैसे मोहित की बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, ना पता रोटी पकाकर खिलाएगी भी या नहीं तुम्हें। बहन, ये शहरी बहू चूल्हा चौका करने में बड़ी चौंचले करती हैं। अरे नहीं नहीं अमरावती बहन, बातचीत करने से तो मेरी बहू बड़ी ठंडे दिमाग की है। भगवान करे तुम्हारी बहू शिक्षित होने के साथ साथ सुशील और घर गृहस्थी को साथ लेकर चलने वाली हो। इतना बोलकर अमरावती घर चली जाती है। 2-4 दिन बाद ही मोहित अपनी पत्नी योगिता के साथ गांव आता है, जहां गांव की कच्ची सड़क पर उतरते दोनों को भीषण गर्मी का एहसास होता है। काफी ज्यादा धूल मिट्टी भी उड़ रही थी। मोहित, मुझे तो लगा था गांव में आने के बाद काफी ज्यादा ठंडक होगी, लेकिन यहाँ तो गर्मी का टेम्परेचर शहर की तुलना से भी काफी ज्यादा है। मगर पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। तुम प्लीज गाड़ी वाले से बात करके देखो ना, क्या वो हमें घर तक छोड़ देगा? योगिता, एक्चुअली आगे की सड़कें बहुत कच्ची हैं, गाड़ी नहीं जा पाएगी। दोनों अभी गर्मी और धूप में खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गांव के सरपंच जी वहां पर आ जाते हैं। मोहित को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अरे मोहित बेटा, कब आना हुआ? प्रणाम सरपंच काका, बस अभी अभी उतरे हैं, घर जा रहे हैं। इस साल गांव में गर्मी ज्यादा है। अरे बेटा, गर्मी ने तो बेचारे खेत वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। कई किसानों के खेतों की फसल भी जल गई। खैर, ये रोड वाला रास्ता तो काफी लंबा पड़ेगा। ऐसा करो, तुम इस खेत से होते हुए चले जाओ, थोड़ा ठंडक भरा मौसम है। अब दोनों खेत के रास्ते होते हुए चलने लगते हैं। तभी योगिता को थोड़ी दूर पर खेत को बीचों बीच एक घास फूस की झोपड़ी दिखती है, जिसके आगे मिट्टी का चूल्हा बनाकर एक औरत खाना बना रही थी। वहीं खेतों में कुछ हरी भरी सब्जियां लगी हुई थी, जैसे बैंगन, सीताफल। मोहित, वो औरत इस तरह इतनी गर्मी के मौसम में खुले खेत में रहन सहन क्यों कर रही है? क्या इनका घर नहीं है? योगिता, वो कलावती बुआ हैं। दरअसल उनकी यही इकलौती जमीन है। इस खेत के अलावा उनके पास कोई जमीन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना बसेरा इस खुले खेत के बीच में ही बना लिया है। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं, जहां सभी गांव वाले भयंकर गर्मी से परेशान होकर अपना अपना घर छोड़कर कोई खुले आंगन में खटिया डालकर बैठा था, तो वहीं गांव के बुजुर्ग गांव में बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। बच्चे भी भयंकर गर्मी से बेचैन थे। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, गर्मी की मार उनके चेहरे पर दिख रही थी। बेटा, तू आ गया, कितनी देर लगा दी। 5 साल हो गए तुझे देखे, कितना कमजोर हो गया है तू। माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? अरे बेटा, पिछले 1 महीने से ये बिजली विभाग वाले गांव में लाइट नहीं दे रहे, तो गर्मी में क्या होगा? ऐसे कैसे लाइट नहीं दे रहे? योगिता, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं बिजली दफ्तर होकर आता हूँ। अरे बेटा, अभी तो आया है, पहले थोड़ा आराम कर ले फिर जाना। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव में बिजली न आने के चलते सभी का हाल बेहाल होता देखकर योगिता मोहित बिजली दफ्तर जाते हैं। उनके साथ साथ पूरा गांव भी पीछे पीछे आता है, जहां बिजली अधिकारी कमलेश आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठा होता है। अच्छा, तो पूरे गांव वालों के घरों की बिजली काट कर तुम यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठे हो? अरे कौन हो भाई, और इस तरह बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? अच्छा, तुम पहले 1 महीने से गांव वालों को बिजली नहीं दे रहे, और हम तुमसे ही इजाजत लेकर अंदर आएंगे। जब गांव में तुम ढंग से बिजली नहीं देते, तो हर महीने हर एक परिवार से 500 रुपए किस बात के लेते हो? अरे तू क्या बिजली मंत्रालय से आया है जो मेरी इतनी तहकीकात कर रहा है? अरे किसी ने भी टाइम पर बिजली का बिल नहीं दिया, इसीलिए बिजली कट गई है।
2-3 महीने बाद आएगी बिजली, अभी चल जाए यहाँ से। जब सरकार ने हर महीने 200 यूनिट बिल फ्री कर रखा है तो किस बात का बिजली का बिल भरेंगे गांव वाले? तुम जैसे घूसखोरों के चलते गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ हूँ मैं घूसखोर, पर तुम दोनों के पास क्या सबूत है? अरे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। चलो फोटो यहाँ से। इतने में सरपंच रामू, उमेश, विकास गुस्से में आग बबूला होकर अंदर आते हैं। अधिकारी बाबू, अगर 2 दिन के अंदर तुमने हमारे गांव में बिजली नहीं दी तो ये तुम जो एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो ना, ये तुमको भी नहीं खाने को मिलेगी। अरे 2 दिन में बिजली कैसे आ जाएगी? गांव में बिजली मंगवाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। कम से कम 10-15 दिन तो मुझको चाहिए। 10-15 दिन में गांव में बिजली वापस आने के बाद से खुश होकर सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं, पर कमलेश के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कमलेश गांव वाले से अनाज खरीदने वाले फसल व्यापारियों को बुरी तरह भड़का देता है। अरे क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे एकदम सच बोल रहा हूँ भाई, अपने कानों से ये बात सुनकर आ रहा हूँ। इस बार सारे के सारे गांव वाले तुम लोगों को चूना लगाने वाले हैं, क्योंकि इस बार गर्मी के चलते सभी की सब्जी और अनाज की फसलों में कीड़े लग गए हैं। वही फसल वो तुम व्यापारियों को बेचेंगे। अरे जब उनकी फसलें खरीद कर हमें कोई लाभ ही नहीं होना तो हम नहीं खरीदेंगे उनकी अनाज और सब्जियां। इससे अच्छा तो हम शहर के लोगों से ही फसलों का सौदा कर लेंगे। कमलेश के भड़कावे में आकर अब सभी फसल व्यापारी गांव वालों से अनाज और सब्जी खरीदने से मना कर देते हैं। वहीं रात में सभी के खेत खाली देखकर कमलेश जलन में आकर सभी के खेतों की फसलों को खराब करने के लिए उसमें जहरीली दवा डाल देता है। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। वो कल के आए शहरी पति पत्नी ने पूरे गांव वालों के सामने मुझे नीचा दिखाया था ना। अब जब फसल ही नहीं बचेगी तो देखता हूँ कैसे ये गांव के लोग अपना अपना पालन पोषण करते हैं। हर दिन की तरह अगली सुबह सभी गांव वाले अपनी पत्नियों, बाल बच्चे सभी के साथ जब खेतों पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी के खेतों की फसलें बुरी तरह खराब हो चुकी हैं, जिसे देखकर सभी काफी चिंता में आ जाते हैं। हे भगवान, ये सारे के सारे खेतों की फसलें रातों रात इतनी खराब कैसे हो गई? अरे अब हम कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? इन फसलों को बेचकर ही तो साल भर में अपना गुजारा करते हैं। कैसे कैसे कर्ज उठाकर तो हमने खेती बाड़ी की थी, और तो और जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है एक बार भी बारिश नहीं हुई थी। फसलों को थोड़ी राहत मिल जाए। योगिता फसलों की खराब हालत को काफी ध्यान से देखती है और कहती है, काका काकी, फसलें गर्मी से खराब नहीं हुई हैं, क्योंकि रातों रात सबकी फसल एक साथ कैसे खराब हो सकती है? बल्कि किसी ने जानबूझकर फसलों को खराब किया है। गांव में कोई ऐसा है जो चाहता नहीं है कि आप लोगों की फसल अच्छी हो, इसलिए अब खेत की रखवाली करनी पड़ेगी, वो भी खेत में रहकर। बहु जो होना था हो गया, लेकिन अब हम खेतों के खराब फसलों को किस तरह सींचेंगे? कौशल्या के ऐसा कहने पर चंपा खेत को बड़े ध्यान से देखती है, तभी उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। इन सभी खेतों की जड़ों में किसी ने इनको जलाने वाली दवाइयाँ डाली हैं। ये जहरीला खाद अभी तक जमीन के अंदर नहीं पहुँचा होगा, तो फसलों की जड़ें अभी तक भी सुरक्षित होंगी। अगर हम इसमें पानी डालें तो ये खाद बेअसर हो जाएगा और फसल हरी भरी हो जाएगी। यहाँ थोड़ी दूर पर नहर है, हम बहुई वहाँ से पानी लाकर देती हैं, आप लोग पानी पटाने का काम कीजिए। योगिता गांव की सभी बहू के साथ चल चलाती गर्मी में नहर से पानी लाती है, वहीं मर्द खेतों में पानी पटाते हैं। इसके बाद सभी पेड़ों की छांव के नीचे बैठकर फसल ठीक होने का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। मम्मी, जोजी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अरे अब मैं तुझे इस खेत पर खाना कहाँ से ला कर दूँ? यहाँ पर रसोई थोड़ी ना है। मम्मी, मुझको भी भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। एक के बाद एक सभी बच्चे खाना मांगने लगते हैं, जिसे देखकर कावेरी की सास पार्वती, बहू जब तुम लोगों को पता है कि घर से खेत इतना दूर है, ऊपर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रही हो, तो कुछ खाने पीने को साथ में लेकर चलना था। तभी योगिता को थोड़ी दूर पर एक भुट्टो का खेत दिखाई देता है, जिसमें काफी हरे भरे भुट्टे लहलहा रहे थे। बच्चों तुम सभी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी भूख का इलाज करती हूँ। योगिता बिना पूछे जल्दी से उस खेत में जाती है और वहां से बहुत सारे भुट्टे तोड़ कर लाती है, जिसे देखकर सरिता, योगिता तुम किसके खेत में से बिना पूछे भुट्टे तोड़ कर ले आई? पता नहीं वो किसका खेत होगा, खेत वाले को पता चलेगा तो। अरे सरिता बहू तू चिंता मत कर, ये मेरा ही खेत है, बटाईदार को बोने के लिए दे रखा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ मगर भुट्टे तोड़ तो ले आई हूँ, लेकिन इससे सीखूंगी कैसे, क्योंकि खेत में तो रसोई भी नहीं है।
इसे घर से पका कर लाना पड़ेगा। अनीता भाभी, भुट्टे गर्मा गर्म ही खाने के बाद स्वाद लगते हैं। जब तक आप लोग इसे घर में गर्म करेंगे यहाँ लेकर आएंगे तो रास्ते में आते आते ये ठंडे हो जाएंगे। आप कहीं से 4 ईंट लाइए, बाकी जुगाड़ लगाना मेरा काम है। योगिता की बातें सुनते ही बच्चे इधर उधर खेत में से जाकर ईंट ले आते हैं, जिसे अब वो चूल्हा बनाकर लकड़ी और सूखे पत्तों से आग जलाती है और गर्मा गर्म भुट्टे सेक कर सभी को खाने के लिए देती है। खेत के खुले वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अरे वाह, शहरी वाली चाची, आपने तो बहुत ही अच्छे भुट्टे बनाए हैं और ये कितने मीठे मीठे हैं खाने में। अरे सच में इस बार तो मेरे खेत के भुट्टे काफी मीठे और दानेदार निकले। सभी लोग भरपेट भुट्टे खाते हैं, जिसके बाद शाम की रसोई करने के लिए घर को वो जाने लगते हैं। आप लोग खेत पर ही रहिए, हम खाना बना कर लाते हैं। वैसे खेत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाकर गर्मी में चूल्हा चौका करूं। सभी बहुएं खुले खेत को छोड़कर शाम को रसोई करने के लिए घर जाती है, जहां उनकी बंद रसोई अभी भी तप रही थी। बाप रे बाप, अभी भी रसोई में आग बरस रही है। मेरे बस का नहीं है अब तो इस बंद रसोई में खाना बनाना। मैं तो खेत भरी जाकर खाना बनाऊंगी। ऐसा सोचकर सरिता रसोई का सामान समेटकर खेत पर जाने लगती है। उसकी देखा देख गांव की बाकी बहुएं भी अपना अपना सामान लेकर खेत पर आती हैं। अरे तुम सब तो घर पर खाना बनाने गई थी ना, तो सारा सामान क्यों लेकर आ गई? अरे भैया, घर में गर्मी में आग बरस रही है। इतनी गर्मी में मौसम में वहां पर रहन सहन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, और वैसे भी उतना दूर रसोई से खाना पीना बना कर लाने से अच्छा यह है कि खेत में ही एक छोटी सी रसोई बना लेते हैं। खाना पीना भी यहीं बन जाएगा और खेत का ध्यान भी रख लेंगे। अब इस बात से काफी ज्यादा वो खुश होते हैं और अब रसोई बनाने के लिए खेत को चुनकर बड़ी सी रसोई बिठाते हैं। कुछ घंटे बाद फिलहाल अभी के लिए ईंट का चूल्हा बनाकर खाना पीना कर लेते हैं। जो बिखरा सामान है उसका रख रखाव हम कल कर लेंगे और अपने अपने लिए पक्का चूल्हा बना लेंगे। इतना कहकर तब सभी बहुएं आपस में मिलजुल कर खुली खेत वाली रसोई में खाना बनाना शुरू करती हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कोई बहू आटा गूंथती है तो कोई सब्जी काटती है और इस तरह सभी मिलजुल कर खाना पकाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन खुले रसोई करने पर अक्सर उन्हें किसी न किसी समस्या से दो चार होना पड़ता था। कभी उनके खाने में धूल मिट्टी पड़ जाती तो कभी कोई घुमक्कड़ जानवर दिन दहाड़े आ जाते थे। धीरे धीरे खेत पहले की तरह हरे भरे होने लगे थे, जिससे दोपहर के वक्त भी बहू की खुली खेत वाली रसोई में काफी ज्यादा ठंडक रहती है। वैसे इस खुले खेत में रसोई करने में गर्मी से काफी ज्यादा राहत है। शरीर को ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। तभी चंपा की बात सुनकर कावेरी मुंह बनाकर कहती है, अरे रसोई में ठंडक तो है, लेकिन पता नहीं कौन सा खच्चर जानवर बार बार मेरा चूल्हा तोड़कर चला जा रहा है। हफ्ते में तो एक बार चूल्हा बनाना ही पड़ जाता है। बार बार चूल्हा बनाने की परेशानी से कावेरी परेशान होता देखकर योगिता रसोई में आ रही इस समस्या का समाधान ढूंढती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना हम अपनी खुले खेत वाली रसोई को बांस की सहायता से थोड़ा ऊंची दीवार वाली बना दे, ताकि कोई भी जानवर हमारी रसोई में ना घुस सके। हाँ, मगर इतनी बड़ी रसोई में दीवार बनाने के लिए काफी ज्यादा ईंट भी तो चाहिए होगी। ईंट कहाँ से लेकर आएंगे हम? ईंट तो गर्मी में और भी ज्यादा भट्टी जैसी तपती है। इससे हमारी ठंडी रसोई गर्म रहेगी। इसीलिए हम बांस की दीवार से बनाएंगे, जिससे हमारी रसोई में ठंडक रहे। सभी को योगिता की बांस से रसोई की दीवार बनाने की बात अच्छी लगती है और वो सभी गर्मी में बांस काटने के लिए जंगल आती हैं और बांस काट कर लाती हैं, जहाँ वो जंगली कुंदरू की बेल लगी हुई देखती हैं। कावेरी भाभी, ये तो कुंदरू है ना जिसकी सब्जी आपने मुझे खिलाई थी? हाँ योगिता, ये तो है कुंदरू, लेकिन ये जंगली कुंदरू है। इसे खाया नहीं जाता। कुछ जंगली सब्जियां खाने वाली सब्जियों की प्रजाति जैसी दिखती है, लेकिन वो होती नहीं है। दूसरी बात, ये बेल वाली सब्जियां अपने आप उग जाती हैं और सबसे तेजी से बढ़ती भी हैं। कावेरी की बात सुनकर अब योगिता के दिमाग में बेल वाली हरी भरी सब्जियों की बात चलने लगती है। कुछ देर में सब बांस काट कर वापस आते हैं। कुछ बहुएं खेत में जमीन में खोद कर बांस में रसोई की दीवार बनाती है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। आज का पूरे दिन तो रसोई की दीवार बनाने में ही चला जाएगा, मगर खुशी है, अब मेरी रसोई का चूल्हा बच जाएगा। कावेरी की बात सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और अब सभी चूल्हा जोड़कर खाना बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह अगले दिन वो कुछ खेतों से सूखे घास के पूले इकट्ठे करती हैं और जिसे वो रसोई की छत बनाती हैं। थोड़ी सी घास और चाहिए होगी और फिर हमारी छत भी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारे खेत वाली रसोई में बिल्कुल धूप नहीं आएगी। इस तरह देखते ही देखते दूसरे दिन वो रसोई की छत बनती है। तभी योगिता कहती है, हमारी रसोई की छत तो बन गई है। अब हम इस पर बेल वाली सब्जियां उगाएंगे ताकि हमारी रसोई और भी ज्यादा हरी भरी होगी, तो ठंडक और भी ज्यादा रहेगी। बेल वाली सब्जियां सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ती है और हमें हमारी रसोई दिन दोपहर के टाइम ज्यादा तपेगी भी नहीं, बल्कि ठंडक रहेगी।
वैसे तुम्हारा ये जुगाड़ तो काफी ज्यादा अच्छा है, साथ ही हमें रसोई से तोड़कर ताजी सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। योगिता का जुगाड़ सभी बहू को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद सभी कड़कड़ाती गर्मी में जंगल से बांस काट कर लाती हैं और अपने खुले खेत वाली रसोई को घेर लेती हैं और साथ ही घास फूस की मजबूत छावनी बनाती हैं, जिसके बाद वो अपने खुले खेत वाली रसोई में जमीन में कुछ बेल वाली सब्जी हो जैसे कि तुरई, लौकी, सीताफल, सेम के बीज रोप देती हैं। अब हमारी खेत वाली रसोई देखने में सुंदर लग रही है। इससे भी ज्यादा सुंदर रसोई हमारी तब लगेगी जब इनमें हरी भरी सब्जियां आएंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर योगिता। वैसे भी इस बार गर्मी के चलते बाजार